ये अभी हमने पढ़ा था ये 85। तो 86 पढ़ते हैं। फेशियल कोलिकुलाई लोकेटेड एट पोन्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि फेशियल जो कोलिकुलाई हैं, कोलिकुलाई, ठीक है, कोली, ठीक है, कोली मतलब गली, गली, पोन भी गली को कहते हैं, कोली, कोली मतलब गली, ठीक है। फेशियल कोलिकुलाई एट लोकेटेड एट पोन्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, नोट दैट फेशियल कोलिकुलस इज एन एलिवेशन ऑफ डोर्सल पोन्स इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। फेशियल जो कोलिकुलस है ना, दैट इज एलिवेशन है, एक एलिवेशन है एट द डोर्सल पोन्स इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ ventricle and is formed by the fibers from the motor nucleus of the facial nerve as they loop over the abducent nucleus, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो फेशियल कोलिकुलस लोकेटेड एट पोन्स, ठीक है। नॉट सीन इन लो रेडियल नर्व पाल्सी, ठीक है। वीकनेस ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस, जो वीकनेस ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस है, ये रेडियल पाल्सी में हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि ब्रेकियोरेडियलिस देखें, ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म है, सॉरी, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म का मसल है। तो ये जो है लो रेडियल नर्व पाल्सी हो ना, तो इसकी वीकनेस नहीं होती, याद रखें। लो रेडियल नर्व पाल्सी, उसका रीज़न है, देखें, इसका जो एमसीक्यू का रीज़न ये है कि नॉट सीन इन लो रेडियल नर्व पाल्सी। तो रीज़न ये हुआ कि देखें, रेडियल नर्व है, ठीक है, ये ब्रेकियोरेडियलिस इस जगह में निकलता है, ठीक है। ये देखें, ब्रांच टू ब्रेकियोरेडियलिस, करीब से देखें, ब्रांच टू ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। अब ब्रांच टू ब्रेकियोरेडियलिस अगर यहाँ से निकलती है, ब्रेकियोरेडियलिस यहाँ से निकलती है, तो लो रेडियल नर्व पाल्सी, सपोज इधर कहीं लो रेडियल नर्व हुई है, तो ब्रेकियोरेडियलिस की वीकनेस थोड़ी होगी, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस है, सही है ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मसल कहाँ निकलता है, ठीक है। तो इसको आप देखें, ब्रेकियल रेडियलिस इधर निकलता है, नर्व रेडियल नर्व पाल्सी इधर हुई या इधर हुई, तो ब्रेकियल रेडियलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि इन द हेड इंजरी 7th नर्व पाल्सी ड्यू टू ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ पेट्रस बोन, ठीक है, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अच्छा, ये ठीक है, इन द हेड इंजरी 7th नर्व पाल्सी ड्यू टू ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ, फीचर ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व इंजरी, हाइपोग्लोसल नर्व अगर इंजर हो तो डेविएशन ऑफ टंग टुवर्ड्स द सेम साइड ड्यूरिंग प्रोट्रूजन, ठीक है। अगर तो हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी है तो ज़बान बाहर करते हुए उस तरफ ज़बान लुढ़क जाएगी जिस तरफ इंजरी है, ठीक है। अच्छा, नॉट अ कंटेंट ऑफ डीप पेरिनियल पोच, रूट ऑफ पेनिस, रूट ऑफ पेनिस जो है ना, ये डीप पेरिनियल पोच की डीप पेरिनियल पोच की कंटेंट नहीं है। तो डीप पेरिनियल पोच की क्या कंटेंट्स हैं, ठीक है, हम कंटेंट्स देखते हैं। रूट ऑफ पेनिस, बहरहाल इसका कंटेंट नहीं है। ये देखें, जो कंटेंट्स ऑफ द डीप पेरिनियल पोच हैं, ये इन मेल्स अलग हैं थोड़े से और इन फीमेल्स अलग हैं, ठीक है। तो इन मेल्स में डीप पेरिनियल पोच कंटेन्स द फॉलोइंग, ठीक है। मसल्स कौन से हैं, देखें, स्फिंक्टर यूरिथ्रे है, उसके बाद ये देखें बल्बो यूरिथ्रा, उसके बाद डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लैंड्स देखें, बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स हैं, ठीक है। मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा मड, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा इज डी इन डीप पेरिनियल पोच, ठीक है, इसको मड कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें वेसल्स, इंटरनल पुडेंडल वेसल्स हैं और डोर्सल नर्व ऑफ द पेनिस, ठीक है। देखें, टोटल मसल है, ग्लैंड है, वेसल है, नर्व्स है। नर्व्स में डोर्सल नर्व ऑफ द पेनिस, वेसल में इंटरनल पुडेंडल वेसल्स, उसके बाद ग्लैंड्स में बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, मसल्स में कौन सा, स्फिंक्टर यूरिथ्री, और यूरिथ्रा का को जो कौन सा ट्यूब में मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मड याद रखना, यूडी। फीमेल्स द डीप पेरिनियल पोच कंटेन्स, फीमेल्स में देखें, फीमेल्स में पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा, फीमेल्स में भी पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा है, मेल्स में भी पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा है, ठीक है। उसके बाद पार्ट ऑफ द विजाइना हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाए, उसके बाद स्फिंक्टर यूरिथ्रा, इनमें भी है डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, इसमें भी है इंटरनल पुडेंडल वेसल्स, इसमें भी है डोर्सल नर्व ऑफ द क्लिटोरिस। ये सारे सेम ही हैं, ठीक है। देखें, अगर मेल्स में डोर्सल नर्व ऑफ द पेनिस थी तो इधर क्लिटोरिस है, इंटरनल पुडेंडल वेसल उधर भी थे इधर भी है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल उधर भी थे इधर भी है, ठीक है। स्फिंक्टर यूरिथ्रा उधर भी था इधर भी है, ठीक है। एक्सेप्ट पार्ट क्या है, पार्ट ऑफ द वेजाइना और पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा है, इसमें डिफरेंस ये है और इनमें डिफरेंस ये है कि मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा और बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स, ठीक है। ये देखें, बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स डिफरेंट हैं, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो चलें आगे चलते हैं।
नॉट अ कंटेंट ऑफ ये हो गया। 91 ऑल आर ब्रांचेस ऑफ केवर्नस पार्ट ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक्सेप्ट, ठीक है ना, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस देखें एक्सेप्ट ऑप्थेल्मिक आर्टरी। नोट दैट ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डिस्टल टू कैवर्नस साइनस। ठीक है ना, तो ये आपने नोट करना है कि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। सिर्फ ब्रांच तो ये भी है, लेकिन ये है कि इसकी जो है ना लोकेशन डिफरेंट है। तो ऑल आर ब्रांचेस ऑफ कैवर्नस पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक्सेप्ट, ठीक है, इसमें ऑप्थेल्मिक आर्टरी आंसर है, लेकिन ऑप्थेल्मिक आर्टरी ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी तो है, लेकिन कैवर्नस पार्ट से नहीं निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? एज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डिस्टल टू द कैवर्नस साइनस, ठीक है, ये देखें डिस्टल टू द कैवर्नस साइनस ये ब्रांच निकल रही है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, इसके 5 मार्क्स होंगे ये अगर आया तो, ठीक है। तो आपने ये नोट करना है, ठीक है। उसके बाद देखें नंबर 92, थोरेसिक डक्ट डज नॉट रिसीव लिम्फ फ्रॉम राइट हाफ ऑफ द बॉडी डिटेल्स बिकॉज राइट थोरेक्स आर्म हेड नेक आर ड्रेन्ड बाय राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। लेफ्ट साइड में फिर ये थोरेसिक डक्ट बन जाती है, राइट साइड पे आर्म हो गया, हेड हो गया, नेक हो गया, आर ड्रेन्ड बाय राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है, ये भी है। उसके बाद आ जाए क्लिनिकल कॉज ऑफ साइनोसिस इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ डिऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये ठीक है, ये इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ डिऑक्सी हीमोग्लोबिन 93 में। 94 में देखें मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन प्राइमरी इफेक्ट्स किडनीज, ठीक है, मेटास्टेटिक जो कैल्सिफिकेशन है वो किडनीज़ को अफेक्ट करती है, ठीक है ना। 95 12 ईयर ओल्ड बॉय विथ हीमोफीलिया A has had episodes of pain about his knees for the last past 6 years, ठीक है ना। ये क्या कहता है के past 6 years, ठीक है। over time there has been an increase in size of this knee joint pain with deformity. Laboratory studies show decreased level of coagulation factor V8 activity. Which of the following materials is most likely to be seen within the joint space following episodes of pain? Cholesterol crystals. Hemosiderin promotes the production of pro-inflammatory cytokines like interleukin 1, 6 and TNF alpha. If hemosiderin is present in options, prefer that, ठीक है ना। Another question is asking about cytokine, and that is which cytokine shows a star of inflammation, and the answer is interleukin 8, start of inflammation, and the answer is interleukin 8। यार ये कैसा क्वेश्चन है? A 12-year-old boy, अच्छा, एक लड़का है 12 साल का, ठीक है, उसको हेमोफीलिया ए है, ठीक है ना, और इस एपिसोड्स ऑफ पेन इन हिज नी। क्या होता है उसकी जो नी जॉइंट पे इसको शदीद पेन है 5-6 साल से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसका नी बाद में देखते हैं तो उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है नी का, ठीक है, विद अ डिफॉर्मिटी भी साथ में आ जाती है। लेबॉरेटरी स्टडीज़ शो के उसमें डिक्रीज जो कोआगुलेशन फैक्टर 8 एक्टिविटी की कमी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स मोस्ट लाइकली टू बी सीन विद इन जॉइंट स्पेस। जॉइंट स्पेस में फिर क्या नज़र आएगा उसके? तो उसका आंसर है कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स आपने क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि हेमोसाइड्रिन प्रोमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस लाइक इंटरल्यूकिन 1, 6 टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, TNF अल्फा, ठीक है, एक 6 TNF अल्फा, एक 6 TNF अल्फा जो है ना वो उनको हेमोसाइड्रिन प्रोमोट करता है इनकी प्रोडक्शन को, ठीक है। एंड इस प्रेजेंट इफ़ अगर तो हेमोसाइड्रिन ऑप्शन में है तो आप हेमोसाइड्रिन पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यह क्या है? उसके बाद एक और ऑप्शन है साइटोकाइंस के बारे में कि कौन सा साइटोकाइन स्टार्ट ऑफ द इन्फ्लेमेशन को शो करता है, वो है इंटरल्यूकिन 8, ठीक है। उसको नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट कॉमन फैक्टर इन पैथोजेनेसिस ऑफ थ्रोम्बस इज एंडोथेलियल इंजरी, ठीक है। Most common factor in pathogenesis of thrombus is endothelial injury. Following transplant surgery, the highest increase within 1 year is in the incidence of B cell lymphoma. Transplant surgery के बाद B cell lymphoma within 1 year, ठीक है। उसके बाद note that the tricky point 1 year is in the question because no doubt most common is skin malignancy is greater than lymphoproliferative, but skin malignancy after 20 years, and here is mentioned 1 year. Referred Bailey and Love, ठीक है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर 1 साल कहा है तो आप क्या कहोगे? लिम्फो
प्रोलिफरेटिव जो है आप 1 साल का अरसा दिया गया हो, ठीक है ना, विद इन 1 ईयर दिया गया हो तो बी सेल लिम्फोमा, ठीक है, जो यानी कि ये डिसऑर्डर है, ठीक है। अगर 1 साल ना दिया गया हो तो स्किन मेलिग्नेंसी ग्रेटर है, ये देखें ग्रेटर है, ठीक है, फॉलोइंग ट्रांसप्लांट सर्जरी, ठीक है। कार्डा इक्विना नॉट डेरिवेटिव ऑफ न्यूरल क्रस्ट, कार्डा इक्विना, ठीक है, इट इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ न्यूरल क्रस्ट, ठीक है। गेस्टुलेशन एस्टेब्लिशेस ऑल द 3 जर्म लेयर्स, ठीक है, गेस्टुलेशन के बाद 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। इलास्टिक कार्टिलेज इज फाउंड इन ऑडिटरी ट्यूब, ठीक है, ऑडिटरी ट्यूब में इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है। तो कार्डा इक्विना डेरिवेटिव किस चीज़ का है? कार्डा इक्विना का, कार्डा इक्विना किस चीज़ का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो कार्डा इक्विना इज़ नॉट अ डेरिवेटिव ऑफ न्यूरल क्रस्ट। चलें आगे चलें बस। उसके बाद देखिए सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी, ठीक है। अच्छा, femoral artery. So the diaphragmatic hernia can occur through all except inferior vena cava opening, ठीक है ना। inferior vena cava opening में diaphragmatic hernia नहीं हो सकता, बाकी सब में हो सकता है, ठीक है। not correct regarding blood supply of to the kidney, it is a type of portal circulation, it is type of portal circulation, ये क्या portal circulation थोड़ी है किडनी वाली, ये not correct है, ठीक है ना। उसके बाद not correct है, ठीक है। hypoglossal nerve is not necessary, is not sensory supply of, hypoglossal nerve is not sensory supply of palate. Hypoglossal nerve is pure motor and has no sensory component, and palate has no sensory, no sensory, no supply from it, नो सेंसरी सप्लाई फ्रॉम इट, ठीक है, ठीक है ना। जो पैलेट है ना, पैलेट हैज़ नो सेंसरी सप्लाई फ्रॉम इट। इसके लिए हम देखेंगे पहले नर्व्स, ठीक है, नर्व्स का जो है ना है। अच्छा, अगर इस तरह का सवाल आ जाए सेंसरी और मोटर का, तो आपने देखें ये आपने फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास फार्मूला है, आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखें सम से मेरी मनी, ठीक है ना, बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन्स मैटर मोस्ट, ठीक है ना। ये आपने एक एक करके लिखना है, ठीक है। तो होता क्या है कि ऊपर से ऑल्फैक्टरी ओए 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 तू ते तेरा अब्बा फिर विहाड़ी गए, वाह वाह, ठीक है, VH वाह। तो ये इन सब में आप देखो तो ये देखो M से आखिर मैटर मोस्ट में खाली हाइपोग्लोसल है ना, या हाइपोग्लोसल ये मोटर नर्व है, ठीक है। तो इससे भी आप ट्रिकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सा सेंसरी देगा, कौन सा। आप सपोज फॉर एग्जांपल ये देखें ट्रोक्लिया है, ठीक है, ट्रोक्लिया प्योर मोटर है, ये देखें ट्रोक्लिया प्योर मोटर है। आप कोई आपसे कहे कि सेंसरी सप्लाई ऑफ द आईलिड इज़ फ्रॉम ट्रोक्लिया, आपका है तो आपका है कोई, ओ भाई आप ये देखोगे सम से मेरी मनी लिखोगे इधर, फिर ओए ओए तू तो तेरा अब्बा लिखोगे, फिर क्या करोगे, फिर देखो कि फिर आप देखोगे अब यार ट्रोक्लिया तो फिर खाली मोटर नर्व है, इसकी सेंसरी कहाँ से आ गई, इस तरह आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये ठीक है, यस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 104 आपका इस तरह हल हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोग्लोसल नर्व इज प्योर मोटर एंड हैज नो सेंसरी कंपोनेंट एंड पैलेट हैज नो सेंसरी, नो सप्लाई टू फ्रॉम इट। प्रोनेटर क्वाड्रेटस हैज सेम इनर्वेशन एज फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। प्रोनेटर क्वाड्रेटस देखें ना, फ्लेक्सर कंपोनेंट ऑफ द आर्म है, ठीक है ना, इसको आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद चलें parietal bone is not a pneumatic bone, ठीक है, not a pneumatic bone. Cause of extension of elbow on picking up stone from ground, active lengthening of flexors, ठीक है, ठीक है ना, एक्टिव लेंथनिंग ऑफ फ्लेक्सर। अगर ज़मीन से कोई पत्थर उठाते हैं ऐसे करके तो एक्टिव लेंथनिंग ऑफ द फ्लेक्सर्स होती है, ठीक है ना, फ्लेक्सर्स की लेंथनिंग होती है तो हम उठा सकते हैं। फिर लेकिन जब कोई हम वज़न रखते हैं ना नीचे, जब कोई हम वज़न नीचे रखते हैं तो ये वज़न नीचे रखने में एक्सटेंसर्स काम करते हैं, नीचे से कोई पत्थर उठाने में फ्लेक्सर्स काम करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड इन लुम्बर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रोटेशन जो है ना लुम्बर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल, इसके अलावा भी एक और रोटेशन है रिस्ट में, ठीक है, रिस्ट में रोटेशन नहीं होती, ठीक है। नॉट अ पार्ट ऑफ मसल ऑफ मास्टिकेशन, बुक्सिनेटर मसल ऑफ मास्टिकेशन नहीं है। मसल ऑफ मास्टिकेशन मैंने आपको बताया मेसेटर है, टेम्परली से लेटरल एंड मीडियल टेरिगॉइड्स हैं, ठीक है। अच्छा, कॉमनली सीन वेरिएशन इन आर्टरीज अराइजिंग फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइजिंग फ्रॉम ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है।
इसमें क्या हो सकता है कि जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है वो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है, ठीक है। सही है ना। उसके बाद आ जाएं 111 में। 111 जो है हमारे पास लोकेशन ऑफ मेंटल फोराmen इज प्रेजेंट बिलो सेकंड प्रीमोलर ऑफ मैंडिबल, ठीक है। जो सेकंड प्रीमोलर है ना उसके नीचे मेंटल फोरामेन होता है, ठीक है, हमारा था मैंडिबल में, ठीक है। उसके बाद ठीक है। अच्छा ये हम दोबारा पढ़ते हैं 110, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यू में कहता है कि जो काम ये देखें, सबसे पहले ये ब्रैकियोस्फेरिक ट्रंक है, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये आ रही है हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ठीक है। ये देखें इधर लिखा हुआ है ऊपर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये हमारी क्या है, ये हमारी है जो है ना लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या निकलता है, फिर ब्रैकियोस्फेरिक ट्रंक से राइट सबक्लेवियन निकलती है और ऊपर फिर राइट कॉमन कैरोटिड निकलती है। तो एमसीक्यू में जो है ना वो कहता है कॉमनली जो वेरिएशन है वो ये है कि ये जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है ना ये यहाँ से उठ के इधर अंदर इससे निकलती है, ब्रैकियोस्फेरिक ट्रंक से निकलती है कहता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना एमसीक्यू है, ठीक है। ये हमने दिखा दिया आपको। उसके बाद चलें एमसीक्यू नंबर 111 पे। लोकेशन ऑफ मेंटल फोरामेन इज प्रेजेंट बिलो द सेकंड प्रीमोलर, ये तो हमने पढ़ा था। उसके बाद मीडियल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज असेंडिंग फेरेंजियल, ठीक है। आल्सो नोटेड ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आर ग्रुप्ड इनटू, ये देखें चलो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी इधर पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। तो मीडियल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज असेंडिंग फेरेंजियल, ठीक है। एंटीरियर ग्रुप है इसका, मीडियल ग्रुप है, पोस्टीरियर ग्रुप है और टर्मिनल ग्रुप है, ठीक है। ये देखें एंटीरियर ग्रुप हो गया, मीडियल ग्रुप हो गया, पोस्टीरियर ग्रुप हो गया और टर्मिनल ग्रुप हो गया 112 में, ठीक है। तो ये देखें एंटीरियर ग्रुप में सुपीरियर थायराइड आ रही है, लिंगुअल है और उसके बाद फेशियल है, ठीक है। उसके बाद नीचे मीडियल ग्रुप में असेंडिंग फेरेंजियल है इन इट्स स्मॉलेस्ट ब्रांच एज वेल, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर ग्रुप में ऑक्सीपिटल एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरीज हैं। टर्मिनल ग्रुप में मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज हैं, ये देखें, ठीक है ना। इसको आप सही तरीके से गौर करें, ठीक है। अगर आप निमोनिक बनाना चाहें तो SLFA सल्फा, ठीक है, सल्फा ड्रग्स नहीं है, SLFA सल्फा हो गया। फिर मिडिल ग्रुप में MAS मास हो गया, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर ग्रुप में ऑक्सीपिटल मोपा हो गया, पोस्टीरियर पोपा हो गया, इधर पोस्टीरियर ग्रुप में पूपा, ठीक है। ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर एंड ऑरिकुलर हो गया। फिर टर्मिनल ग्रुप में मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो था मीडियल ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज असेंडिंग फेरेंजियल, ठीक है। तो ये आपने सही तरीके से पढ़ना है। उसके बाद चले नीचे आए, इनकी ग्रुपिंग करने से आसानी रहती है, ठीक है। अभी देखें फॉर एग्जांपल एंटीरियर ग्रुप में हमारे पास हो गया सल्फा, SF और एंटीरियर, ठीक है, SLF, ठीक है। सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल और फेशियल, सुपीरियर थायराइड, लिंगुअल और फेशियल, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर ग्रुप में पोपा, ठीक है, ऑक्सीपिटल और पोस्टीरियर आरिकुलर, P छोटा P है, पोस्टीरियर आरिकुलर। उसके बाद मीडियल में असेंडिंग फेरेंजियल एंड स्मॉलेस्ट ब्रांच, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल में मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरीज, ठीक है, मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है। ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस, ठीक है, इन ग्रुप, ठीक है। नर्व अप्रोच फॉर इंफीरियर एल्वोलर नर्व ब्लॉक इज लेटरल टू टेरिगोमैंडिबुलर रैफे बिटवीन सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड बुक्सिनेटर। दिस इज वेरी ट्रिकी MCQ टू मेमोराइज एंड इज टेकन फ्रॉम डॉक्टर भाटिया कलेक्शन, सो रिमेंबर इट बाय PCB। टेरिगोमैंडिबुलर रैफे कंस्ट्रिक्टर सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड बुक्सिनेटर, ठीक है। ये एक बार फिर पढ़ लेते हैं, ठीक है। PCB क्या है, PCB ये है कि जो नर्व अप्रोच फॉर इंफीरियर एल्वुलर नर्व, ठीक है, यानी कि अगर हमने एल्वुलर नर्व को ब्लॉक करना है, ठीक है,
एल्वियोलर नर्व को ब्लॉक करना है तो हम किस तरफ से जाएंगे, लेटरल टू टेरिगोमैंडिबुलर रेफे जाएंगे हम, ठीक है, लेटरल टू टेरिगोमैंडिबुलर रेफे। और बिटवीन कहाँ जाएंगे, बिटवीन सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और बुक्सिनेटर के बीच में से जाएंगे, ठीक है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और बुक्सिनेटर के बीच में से जाएंगे। पहले हम जाएंगे लेटरल टू द टेरिगोमैंडिबुलर रेफे, उसके बाद बीच सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और बुक्सिनेटर के को ढूंढेंगे, इनके बीच में से जाके जो है ना ब्लॉक कर देंगे अंदर सोल्यूशन डाल के एल्वियोलर नर्व को, ठीक है। चलें आगे चलें। प्रोनेशन ऑफ द प्रोट्रूजन ऑफ द अरेक्नॉइड विलाई विच कॉज CSF एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन सुपीरियर सेजिटल साइनस। Protrusion of the arachnoid villi will cause CSF absorption take place in superior sagittal sinus. यार प्रोट्रूजन ऑफ द arachnoid villi, ठीक है, which causes CSF absorption take place in superior sagittal sinus. Downward displacement of glenohumeral by following muscle except latissimus dorsi. अच्छा यार, ये ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस के बीच में जो जॉइंट है, यानी ये शोल्डर जॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को रोकते हैं ये सारे मसल्स एक्सेप्ट, यानी कि जो रोटेटर कफ के मसल्स होंगे उसमें साथ में बीच में ये लैटिसिमस डोर्साई भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, एक्सेप्ट लैटिसिमस डोर्साई, ठीक है। उसके बाद चलें 116 पे आ जाए। 116 पे देखें एब्स पाल्सी लॉस ऑफ एबडक्शन एट शोल्डर जॉइंट, लॉस ऑफ लेटरल रोटेशन, लॉस ऑफ फ्लेक्शन एट एल्बो जॉइंट एक्सेप्ट लॉस ऑफ प्रोनेशन एट द लेटरल जॉइंट, ग्रेजुअल जॉइंट डिटेल एब्स पाल्सी मेमोराइज द लॉस ऑफ एब्स निमोनिक LFS, ठीक है ना, A फॉर एबडक्शन, L फॉर लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म LFS, ठीक है ना, फॉर द फ्लेक्शन एट द एल्बो एंड एस फॉर द सुपिनेशन, ठीक है ना। चलो ये आ जाएगी, सही है। यार एब्स पॉलिसी में क्या होता है पता है, ये थोड़ा सा इन्होंने छक्के मारे हैं। एब्स पॉलिसी में ये होता है कि अपर ट्रंक जो होता है ना, अपर ट्रंक URB लिख लो इसको, ठीक है, URB अर्ब, यू से अपर ट्रंक अगर किया तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जाती है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जाती है ना तो फ्लेक्शन एट एल्बो भी जाती है, ठीक है, सुपिनेशन भी जाती है क्योंकि बाइसेप्स ब्रेकियाई भी जाता है, ठीक है, और क्योंकि इन दोनों की नर्व सेम है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। उसके बाद लेटरल रोटेशन में क्या डेल्टॉइड के भी उड़ जाता है, ठीक है, डेल्टॉइड उड़ जाती है क्योंकि एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड को सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर कॉर्ड भी तो उड़ जाता है ना अर्ब में, ठीक है, ये भी गई। उसके बाद एबडक्शन, डेल्टॉइड ही गया तो एबडक्शन भी जाएगा, ठीक है, आर्म कैन नॉट बी रेज्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द एबडक्शन एक्सटेंडेड फ्रॉम द लॉस ऑफ, छोड़ो इसको। उसके बाद चले 117, ठीक है ना। अच्छा फीमेल, अच्छा ये देखें लॉस ऑफ सुपिनेशन है, नॉट प्रोनेशन, ओके, सुपिनेशन क्योंकि बाइसेप्स वगैरह, और प्रोनेटर तो फिर मीडियन नर्व इसमें थोड़ी सी एक साइड की मीडियन नर्व रहती है, ठीक है, तो फिर वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रोनेशन को। फीमेल एट जेस्टेशनल एज 34 हैविंग सिम्फिसियो फंडल हाइट ऑफ 28 वीक्स, द कॉज में भी रीनल एजेनेसिस। तो ये क्या क्वेश्चन है यार, फीमेल एट जेस्टेशनल एज 34, ठीक है, और 28 रीनल एजेनेसिस, सिम्फिजियो फंडल हाइट ऑफ 28, ठीक है। चलो रीनल एजेनेसिस देख लें, याद रख लें, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे समझ में नहीं आया लेकिन बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा लीस्ट मैच्योर बट रिकॉग्नाइजेबल इरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर सेल इज प्रो इरिथ्रोब्लास्ट और सिंपली प्रो नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। ये देखें लीस्ट मैच्योर है, ठीक है। अच्छा ये मैं जब 118 जो क्वेश्चन है इसको मैं जब डिटेल से समराइज़ करूँगा खुद, फिर मैं दोबारा इसको नोट करूँगा, ठीक है। 119 देखते हैं, एपोप्टोसिस प्रिवेंट्स ओवर कोडिंग ऑफ सेल्स, इट डिस्ट्रॉयज म्यूटेंट सेल्स, ठीक है। उसके बाद नंबर 20 देखें, एक्सटेंट टू विच टेस्ट मायर्स व्हेन इट वाज ओरिजिनली डिज़ाइन टू मायर, ठीक है, द एक्सटेंट टू विच टेस्ट मायर्स व्हेन इट वाज ओरिजिनली डिज़ाइन टू मायर, इसको वैलिडिटी कहते हैं। वैलिडिटी जो है ना, साइंटिफिक वैलिडिटी, ये एक टर्म है, ठीक है ना। ये
इसको बोलते हैं टेस्ट वैलिडिटी, ठीक है ना। जहाँ भी आ जाए ना इस तरह की डेफिनेशन वैलिडिटी की ना, द एक्सटेंट टू विच, ये देखें इसमें द एक्सटेंट टू विच आता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट सच एज केमिकल, फिजिकल और कोई भी टेस्ट एक्यूरेटली मैयर्स व्हाट इट इज़ सपोज टू मैयर, ठीक है। ये इसका है टेस्ट वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच a test measures accurately what it is supposed to measure is called validity, ठीक है ना। तो यही बात इधर भी कही गई, हमारा आंसर है कि the extent to which the test measures what it is supposed to measure या what it is designed to measure is validity. Compaction occurs at division number 4 division, ठीक है। Compaction occurs at 4th division number 122. Vasodilator not causing increase in heart rate given in angina, metoprolol, ठीक है ना। vasodilator not causing increase in heart rate is given in angina is metoprolol. metoprolol क्या करता है, metoprolol जो करता है ना, metoprolol देखें इसमें हार्ट रेट को नहीं बढ़ाता, ठीक है, हार्ट रेट को बढ़ाता नहीं है, इसलिए एंजाइना में दिया जाता है और साथ में वेसोडाइलेट भी करता है, ठीक है। उसके बाद विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन डिक्रीज हार्ट रेट डिक्रीज नहीं करती नाइट्रोग्लाइसरीन, सिर्फ वेसोडाइलेट करती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन सेकेंडरी इन्फेक्शन इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा इन एल्डरली पेशेंट इज न्यूमोकोकाई, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा में न्यूमोकोकस एक्टिव रोल अदा करता है, ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करता है। टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम विथ थायजाइड डायरेटिक्स इज फार्माकोकाइनेटिक्स, रिवर्स एक्शन ऑफ मॉर्फिन बाय नैलोक्सोन, फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। ये क्या बात हुई, लिथियम टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम विथ थायजाइड डायरेटिक्स, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स, और रिवर्स एक्शन ऑफ मॉर्फिन बाय नैलोक्सोन, फार्माकोडायनेमिक्स। ये आप कंफर्म कर लेना। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, टॉक्सिसिटी ऑफ लिथियम थायजाइड विथ थायजाइड, इसको फार्माकोकाइनेटिक की एग्जांपल कहेंगे। उसके बाद रिवर्स एक्शन ऑफ मॉर्फिन बाय नैलोक्सोन, इसको फार्माकोडायनेमिक्स की एग्जांपल कहेंगे, ठीक है ना। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मॉर्फिन की डोज, ठीक है, डी से डायनेमिक्स, ठीक है, मॉर्फिन डोज नैलोक्सोन डोज रिवर्स करती है, इसको डायनेमिक्स कहेंगे, डोज डी से डोज। अच्छा उसके बाद देखें लिवोडोपा गिवन अलॉन्ग विद कार्बिडोपा, तो कार्बिडोपा क्या है, ये डिक्रीजेस पेरिफेरल एक्टिवेशन, ठीक है, दोनों को हम साथ में देते हैं, तो ठीक है। और उसके बाद बेल्स पाल्सी क्या एशियोलॉजी क्या है, नर्व जो है फेशियल नर्व कंप्रेस होती है फेशियल कैनाल में, upper motor neuron layer of facial nerve spares upper half of the face, ठीक है ना। मेमोराइज इट इज upper spares upper, ठीक है, upper UML of facial nerve spares upper half of the nerve, यानी कि अगर facial nerve का upper motor neuron layer हो जाता है तो upper half of the face बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 20 देखें, 20%, नंबर 130, 20% रिसीविंग हार्ट रेट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, 40% डिड नॉट। बेस्ट वे टू प्रेजेंट डेटा इज पाई चार्ट, ठीक है। देखें कुछ खास परसेंटेज और लोगों ने ये काम किया है, कुछ खास परसेंटेज लोगों ने ये काम नहीं किया है, तो इसका बेस्ट वे क्या होगा, पाई चार्ट हम बना सकते हैं, ठीक है। हेयर वी क्लिक पाई जस्ट ऑन द बेसिस दैट नो कैटेगरीज आर गिवन टू प्लॉट बार चार्ट, इफ कैटेगरीज वर गिवन देन वी वुड हैव टू प्रेफर बार एज सम इज़ नॉट मेकिंग 100%, ठीक है। तो ठीक है ना, तो अगर तो यहाँ पे कैटेगरीज या ये कहता है कि ये जो सम है ना 40 और 60 ये हमें 100% नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर हमने पाई इसलिए चूज़ किया क्योंकि नो कैटेगरीज आर गिवन टू प्लॉट बार चार्ट, ठीक है, बार चार्ट के लिए कैटेगरीज इसमें नहीं दी गई हैं, ठीक है, इसलिए हम इसमें पाई चार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पाई चार्ट के बारे में ये है कि उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है, दिस इज़ ड्यू टू डैमेज्ड एंडोथीलियम, ठीक है, ये भी हो गया, प्लेटलेट की एग्रीगेशन होती है अगर एंडोथीलियल डैमेज हो तो, ठीक है ना। उसके बाद फैक्टर 7 है, फैक्टर 7 नॉट इन इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, फैक्टर 7 जो है ये इंट्रिंसिक पाथवे में नहीं होता, सही है ना, ये भी हो गया। उसके बाद नंबर 30 obsessive compulsive disorder documented clomipramine while the drug of choice for OCD is fluoxetine, ठीक है, documented clomipramine, ठीक है, while the drug of choice in OCD is clomipramine। अब clomipramine क्या है, ठीक है,
ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ठीक है। और पैनिक डिसऑर्डर में भी ये दी जाती है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी दी जाती है, ठीक है, क्लोमिप्रामीन, ठीक है। साथ में द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज फ्लुक्सेटीन, ठीक है। इमेज इज विजुअल एंड लोकेटेड ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन। Image is virtual and located on same side of the lens as object cannot be produced on screen, ठीक है ना। ये पता नहीं क्या है इसने लिखा है, चलो इसको आगे चलो। ठीक है ना। 135 चले। ग्रुप ऑफ यंग मैन बाथिंग एंड बीच इन बीच नेक्स्ट डे डेवलप्स ब्लिस्टर्स ऑन बैक shoulder limbs rein causes mass cell destruction। यार बीच में कुछ लड़के गए हैं, वो स्विम कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट डे उनको ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, तो ये क्या है, किसकी वजह से हो रहा है, मास सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 136 एपिडर्मिस कंटेन्स मिलेनोसाइट्स, ठीक है ना। मिलेनोसाइट्स जो हैं important fact about melanocytes देखिए, melanocytes are derived from neural crest cells, ठीक है, and located in the stratum basal of the epidermis, ठीक है। stratum basal में होते हैं melanocytes, ठीक है। melanin is synthesized in membrane bound melanomeres, ठीक है, melanosomes, ठीक है। melanosomes में फिर ये मेलानिन बनाया जाता है। मेलानिन imparts color to the skin. Also note that regarding skin color, the number of melanocytes is essentially the same in all races. Melanin is degraded more rapidly in whites than in blacks, ठीक है। मेलानिन ज़्यादा होता है कम होता है की बात नहीं होती, देखें मेलानिन डिग्रेड ज़्यादा होता है वाइट्स में, ठीक है। रैपिडली वाइट्स में रैपिडली ये डिग्रेड होता है देन इन ब्लैक्स। आल्सो इन वाइट्स मेलानोसोम्स आर कंसंट्रेटेड इन द बेसल लेयर वाइल ब्लैक्स मेलानोसोम्स आर प्रेजेंट इन थ्रू आउट ऑल लेयर्स, ठीक है। तो ठीक है ना, मेलानोसोम्स आर कंसंट्रेटेड इन द बेसल लेयर, ठीक है। ये देखें स्ट्रेटम बेसेल जिसको बोलते हैं, वाइट्स में है ये, ठीक है। जबकि जो ब्लैक्स में क्या है, मेलानोसोम्स आर कंसंट्रेटेड थ्रू आउट ऑल लेयर्स ऑफ द स्किन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। सेल प्रेजेंट इन डर्मिस इज मास सेल, ठीक है। सेंसरी 2 से 7 9 10 टेक टेस्ट फ्रॉम सोलिटरी ट्रैक, ठीक है ना। टेक टेस्ट फ्रॉम टू सोलिटरी ट्रैक्टस सोलिटेरी ऐसे ही है, ठीक है। ट्रैक्टस सोलिटेरी जो फ्रॉम टंग से, ठीक है। उसके बाद पेनाइल यूरेथ्रा रप्चर फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इनटू द सुक्रोटम, ठीक है ना, और अंडर कोलिस फेशिया, ठीक है। अगर तो पेनाइल यूरेथ्रा रप्चर हो जाए तो फ्लूइड जो है ना एक्यूमुलेट करता है सुक्रोटम में अंडर कोलिस फेशिया, ठीक है। उसके बाद देखें इंसर्शन ऑफ फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस बेस ऑफ डिस्टल फिलिंग्स ऑफ द बिग टो, ठीक है ना। बेस ऑफ डिस्टल फिलिंग्स ऑफ द बिग टो में फ्लेक्सर हेलुसिस थंब टो, ठीक है। हेलुसिस का मतलब टो, ठीक है ना। फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस बेस ऑफ डिस्टल फिलिंग्स ऑफ द बिग टो, ठीक है ना। और उसके बाद देखें familial tremor treatment propranolol is greater than प्रोसाइक्लोडीन, ठीक है ना। ये बेहतर है इससे, ठीक है। ये दोनों चल सकते हैं, प्रोप्रानोलोल भी प्रोसाइक्लोडीन भी है फेमिलियल ट्रेमर में, ठीक है। माइनोफाइलिन मेटाबॉलिज्म इनहिबिटेड व्हेन यूज्ड विद सिमिटिडीन, ठीक है ना। सिमिटिडीन जो है ना ये हमारा P450 माइनोफाइलिन मेटाबॉलिज्म इनहिबिटेड व्हेन यूज्ड विद सिमिटिडीन। सिमिटिडीन जो है ना P450 एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है। ये 142, ठीक है। सिमिटिडीन के साथ अगर एंजाइम इनहिबिटर है तो इनहिबिटेड हो जाएगी ना इसकी मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। कॉमन सेंस है, ठीक है। अच्छा वैसे अदर एंजाइम इनहिबिटर्स आर देखें मैजिक रेक्स, ये देखें P450 एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, ठीक है।
अच्छा, ड्रग्स विच इनहिबिट पीरियोडिसिटी काज डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स इन बॉडी, ठीक है, एंड शूट देयर कंसंट्रेशन स्काई हाई, ठीक है, ये इसका था एस, ठीक है ना, स्टॉप इनहिबिट यानी कि इनहिबिशन, शूट कंसंट्रेशन स्काई हाई, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, मैजिक रेक्स, ठीक है, मैजिक रेक्स GQ, ठीक है, मैजिक रेक्स गिलगिती कॉम, ये पता नहीं क्या मैंने कब बनाया था। मैजिक रेक्स मैक्रोलाइट्स, M फॉर मैक्रोलाइट्स, A फॉर एमायोडेरोन, ग्रेप फ्रूट, आइसोनियाजिड, सिमिटिडीन, अच्छा, रिटोनावीर, एंटीवायरल, एक्यूट अल्कोहल अब्यूज, प्रोफ्लोक्सासिन, कीटोकोनाजोल, सल्फोनामाइड्स, जेमफाइब्रोजिल, क्विनिडीन, ठीक है ना, ये सारे मैजिक रेक्स हैं, ठीक है, गिलगिती कॉम, मैजिक रेक्स गिलगिती कॉम, ठीक है, GQ से जेमफाइब्रोजिल और कॉम का क्विनिडीन, ठीक है, ये इनहिबिटर्स हैं, ये आपने इधर याद करने हैं। तो ये सिमिटिडीन भी देखें, इनमें से एक है। अगर सिमिटिडीन के साथ एमाइनोफाइलिन दिया जाएगा तो सिमिटिडीन एमाइनोफाइलिन की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगा, ठीक है, जब इनहिबिट करेगा तो एमाइनोफाइलिन की जो है ना कंसंट्रेशन स्काई हाई हो जाएगी। एपिनेफ्रिन रिलीज्ड बाय सिंपैथेटिक इंक्रीज ब्लड फ्लो टू मसल, ठीक है ना, एपिनेफ्रिन रिलीज बाय सिंपैथेटिक, वो क्या करता है, एपिनेफ्रिन इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द मसल करता है, ठीक है ना, और उसके बाद क्या करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम है ना भाई, फ्लो टू द मसल करेगा तो हम कुत्ते से भागेंगे ना दूर, ठीक है ना। इसके बाद ब्लड लेवल ऑफ विच एंटीबायोटिक मॉनिटर्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, वैंकोमाइसिन, ठीक है, वैंकोमाइसिन की ब्लड लेवल्स जो है ना मॉनिटर करते हैं हम। अच्छा, फुल टर्म प्रेगनेंसी, फीवर, चिल, वाटरी डिस्चार्ज, कोरियो एमनियोनाइटिस, ठीक है, फुल टर्म प्रेगनेंसी, फीवर, चिल, वाटरी डिस्चार्ज, कोरियो एमनियोनाइटिस। पेशेंट विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 69 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, pH 7.4, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40, लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है यार। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 269 है, ठीक है, ऑक्सीजन कम है, और pH भी थोड़ी सी ज़्यादा है, बेसिक है, ठीक है, और ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी तकरीबन बराबर है, लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। ये भी दोबारा देख लेंगे, ठीक है, लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड में ये देखें ऑक्सीजन कम है, बेसिक इसका वो है 7.4 और कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, ठीक है, जबकि इनके नॉर्मल वैल्यूज़ में आपको बताता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बताया 69 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जबकि हमारे पास नॉर्मल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 75 to 105 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हमें कि 7.4 pH है इसकी, जबकि हमारे पास pH जो है ना 7.35 से 7.45 है, ठीक है, pH इसकी नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 इन्होंने दिया है, तो मैं भी देखता हूँ इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 33 to 45 ये नॉर्मल है। तो हमारे पास दो चीज़ें नॉर्मल है, एक चीज़ कम है, तो ये हाई एल्टीट्यूड है, ठीक है, ऑक्सीजन कम है, बाकी दोनों चीज़ें तकरीबन नॉर्मल है, तो लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है। नंबर 47 देखिए 40 ईयर ओल्ड हाइपोथायराइडिज्म हैविंग। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये देखिए हमारे पास एक और जो पहले हमने पढ़ा था ये MCQ, लेकिन हम ये फिर पढ़ रहे हैं। तो ये मैसेटर डज नॉट डिप्रेस मैंडिबल, ठीक है, डिप्रेस का मतलब खोलना, ठीक है ना, मुंह खोलना, डिप्रेस का मतलब मुंह खोलना, मैसेटर डज नॉट डिप्रेस मैंडिबल। तो ये हम देखते हैं कि इसका हम कैसे हमें पता चलेगा, ठीक है। ये पहले पढ़े, रादर इट काजेस एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल एज इट क्लोजेस माउथ, ठीक है ना। आल्सो नोट दैट व्हेन यू प्रोनाउंस मैसेटर योर माउथ क्लोजेस, दैट्स हाउ वी रिमेंबर इट्स एक्शन, ठीक है, मैसेटर का एक्शन मैसेटर, ठीक है। तो ये यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन, ठीक है, मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन में 3 मसल्स क्लोज द जॉ, जबकि 1 मसल ओपन करता है। देखें ये 3 मसल्स हैं जो जॉ को एलिवेट करते हैं, ठीक है, या जॉ को बंद करते हैं, मुंह को, ठीक है। उनमें से सारे मूंछ करते हुए जो होता है ना वो एम, ये देखें मैसेटर, टेम्पोरलिस और मीडियल टेरिगॉइड्स, ठीक है, मैसेटर, टेम्पोरलिस और मीडियल टेरिगॉइड सब में एम आता है, लेकिन एक जो ओपन करता है ना उसमें एम नहीं आता, वो है लेटरल टेरिगॉइड, ठीक है, लेटरल लोअर्स। इट टेक्स मोर मसल्स टू कीप योर माउथ शट, ठीक है। ऑल आर इनर्वेटेड बाय ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है ना। ये जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन हमने ये पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना।
चलिए हम दोबारा अपने एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। तो हमारा एमसीक्यू 147 40 years old hypothyroidism having mass endocrinologist advice, यानी कि मास है, थायराइड मास है, ठीक है ना। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो क्या करता है, एफएनएससी एडवाइस करता है। इट शोज इंक्रीज लिम्फोसाइट थायराइड लिम्फोमा, ठीक है। इट शोज इंक्रीज, अगर उसमें इंक्रीज लिम्फोसाइट्स हैं तो थायराइड लिम्फोमा होगा ना, और क्या होगा, ठीक है। उसके बाद थायराइड लिम्फोमा, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन एडिनालाइल साइक्लेस एक्टिविटी, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन इक्वल टू एडिनालाइल, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन होगा। इसको हम एक बार फिर देख लेते हैं, ठीक है। 148, ठीक है ना, इसको हम देख लेंगे। उसके बाद देखें हाईएस्ट डिफ्यूजन अक्रॉस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बॉडी फ्लूइड इज कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिफ्यूजन है, ठीक है। मैक्सिमम फीडबैक गेन इन कंट्रोलिंग कार्डियक प्रेशर इज रीनल वॉल्यूम, मैक्सिमम फीडबैक गेन in controlling cardiac pressure is renal volume. Number 151, hypoglycemia increase, hypoglycemia increase glucagon, ठीक है। उसके बाद recurrent laryngeal on left ligamentum arteriosum while on right subclavian artery, ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि recurrent laryngeal on left क्या करती है, वो हुक करती है ligamentum arteriosum, while on right हुक करती है subclavian को, recurrent जो है, ठीक है। ठीक है ना, राइट वाली ऊपर से सबक्लेवियन को हुक करके जाती है, लेफ्ट वाली थोड़ी नीचे आके लिगामेंटम आर्टेरियोसम को करती है, ठीक है। नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सेम होता है लेकिन ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होती है, ठीक है। उसके बाद एट प्यूबर्टी इंक्रीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्यूबर्टी में बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखें यूरिन लीकिंग फ्रॉम अम्बलाइकस पेटेंट एलेंटॉइस, अगर यूरिन लीक हो रहा है अम्बलाइकस से तो इसका मतलब ये हुआ कि एलेंटॉइस पेटेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, सर्वाइकल रिब कंप्रेसिस T1, ठीक है। अच्छा, सर्वाइकल रिब कंप्रेसिस T1, सर्वाइकल रिब कंप्रेसिस, तो ये देखें सर्वाइकल रिब जो कंप्रेस करती है लोअर पार्ट ऑफ द लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस को, ठीक है। लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस को सर्वाइकल रिब कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये देखें थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या है, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है ये, ठीक है ना। कॉमन इन फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम इज सर्वाइकल रिब, जो हमारा एमसीक्यू है, ठीक है। उसके बाद स्केलेनिस मसल एनोमलीज की वजह से भी थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। बेसिकली इट इज़ ए न्यूरोवेस्कुलर कंप्रेशन न्यूरोपैथी ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम जो है ना, थोरेसिक आउटलेट स्पेस जो है TOS, ये क्लेविकल, अच्छा फर्स्ट स्ट्रिप, उसके बाद सब क्लेवियस मसल्स से सराउंडेड होती है, साथ साथ में कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट्स होते हैं और स्केलिनिस एंटीरियर मसल होता है, ये मसल है, ये भी मसल है सब क्लेवियस मसल, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रिप और क्लेविकल ये दोनों बोन्स हैं, दो बोन्स, दो मसल्स और एक लिगामेंट, ठीक है। दो मसल्स और वन लिगामेंट इनको कवर करती है थोरेसिक आउटलेट स्पेस, ठीक है। कंटेंट्स में क्या है, इनमें सब क्लेवियन वेसल्स होते हैं, ठीक है, सब क्लेवियन आर्टरी और वेन, ठीक है। थोरेसिक डक्ट होती है, TD थोरेसिक डक्ट इसमें होती है, और लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, इन सब को किसी भी तरह के तरीके से इनको इंजरी हो सकती है, ठीक है। अगर ये थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम इस जगह में, इस बाउंड्रीज में कंप्रेस हो जाए तो, यानी कौन सी बाउंड्रीज थोरेसिक आउटलेट स्पेस में, क्लेविकल फर्स्ट स्ट्रिप सब क्लेवियस स्केलिनस एंटीरियर और कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट में, ठीक है। तो इससे फिर सिम्टम्स हमारे पास आ जाते हैं, पल्सिस के इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर क्या हो सकता है, एडिमा हो सकता है जिसकी वजह से थोरेसिक डक्ट ब्लॉक होने की वजह से, फिर लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस CAT1 के सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे क्लम्पकेस पाल्सी वगैरह, ठीक है ना। तो ये देखें ये लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की वजह से, सही है। ये बिल्कुल जब प्रेस हो जाता है ना ब्रेकियल प्लेक्सस CAT1 तो बिल्कुल टोटल क्लॉ बन सकता है, क्लम के जैसा इसके साइंस आ सकते हैं, ठीक है।
ये करीब से एक लुक मारें कंटेंट्स में, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है वो इधर से MCQ है, वो इधर है C81, ठीक है। इसके अलावा देखें क्लम्पकेस थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम ये है, ये देखें ये लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस, इसमें जो है ना कंप्रेस होता है और सब क्लेविन वेसल्स कंप्रेस होती हैं। सर्वाइकल रिप इसकी कॉज है, सेम एज क्लम्पकेस पाल्सी, ठीक है, जो जैसा मैंने कहा था, ठीक है। यही हमारा MCQ है कि सर्वाइकल रिप कंप्रेसेस T1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस इज नंबर ऑफ केसेस ऑफ द डिजीज दैट आर प्रेजेंट इन पार्टिकुलर पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम। इन एग्जाम्स इट इज आस्क्ड एज डेफिनेशन ऑफ प्रीवेलेंस इज बोथ ओल्ड एंड न्यू केसेस, ठीक है। तो प्रीवेलेंस जो है नंबर ऑफ केसेस ऑफ द डिजीज दैट आर प्रेजेंट इन पार्टिकुलर पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम, प्रीवेलेंस है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखें हमारा जो है प्रीवेलेंस, ठीक है। प्रीवेलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ केसेस ऑफ द डिजीज दैट आर प्रेजेंट इन पार्टिकुलर पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम, ठीक है। ये टाइम पीरियड नहीं है, सिर्फ टाइम है, जबकि इंसिडेंस में टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अच्छा, इन एग्जाम्स इट इज आस्क्ड एज डेफिनेशन ऑफ प्रीवेलेंस इज बोथ ओल्ड एंड न्यू केसेस। प्रीवेलेंस जो होता है ना, इसमें बोथ ओल्ड एंड न्यू केसेस देखी जाती है और इंसिडेंस में सिर्फ न्यू केसेस देखी जाती है। देखिए दो टर्म्स है हमारे पास, प्रीवेलेंस और इंसिडेंस, इनका हम दोबारा एक रिव्यू करते हैं, ठीक है। इधर देखें जो इंसिडेंस एंड प्रीवेलेंस, ठीक है ना। ये देखें, ये सबसे पहले ये देखें ना, ये जो है ना ये इंसिडेंस, जो न्यू केसेस पानी आ रहा है इसको इंसिडेंस, नीचे जो ऑलरेडी इतना सारा मौजूद है इसको प्रीवेलेंस, ठीक है। ये जो पेमेंटेशन सी हुई है ऑलरेडी पूलिंग है, ये प्रीवेलेंस है, ठीक है। P फॉर पूलिंग, P फॉर प्रीवेलेंस, ठीक है। फिर मोर्टेलिटी हो गई इनकी, फिर कुछ की, फिर नीचे आ गए क्योर हो गया, क्योर से फिर देखें यहाँ से पीछे से रिकरेंस भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने सही तरीके से इसको आपने देखना है, ठीक है। ये ऊपर टेप है, नीचे बॉल है और इसमें P फॉर पूलिंग ऑफ द जो है, और उसके बाद P फॉर प्रीवेलेंस, ऊपर से जो न्यू है वो इंसिडेंस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पे है, ठीक है। इंसिडेंस, ये इंसिडेंस लुक्स एट न्यू केसेस, यानी कि न्यू इंसिडेंट्स। ये देखें न्यू पानी जो आ रहा है। इंसिडेंस इज द नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स हु कॉन्ट्रैक्टेड अ डिजीज़ एट अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। और उसके बाद प्रीवेलेंस क्या है, प्रीवेलेंस लुक्स एट ऑल करंट केसेस प्लस ओल्ड केसेस, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ऑल करंट केसेस भी कह सकते हैं इसको, या ऑल न्यू प्लस ओल्ड केसेस कह सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय डिजीज एट पार्टिकुलर टाइम, ठीक है, बोथ ओल्ड एंड न्यू केसेस, ठीक है। इफ़ द प्रीवेलेंस इज इंक्रीजेस पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू एंड डिक्रीजेस नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। फिर ये कुछ फार्मूले हैं दोनों, ठीक है, और फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रीवेलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़, ठीक है। ये भी देखें, प्रीवेलेंस इक्वल टू इंसिडेंस फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। एक और बात, प्रीवेलेंस इक्वल टू बोथ ओल्ड एंड न्यू केसेस, ये भी हो सकता है। फिर प्रीवेलेंस इस तरह का MCQ भी आ सकता है कि प्रीवेलेंस इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय डिजीज एट पार्टिकुलर टाइम, ठीक है। अगर पीरियड कहाँ लिखा हुआ हो तो वो इंसिडेंस है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, सही है ना। उसके बाद देखिए प्रीवेलेंस इक्वल टू इंसिडेंस इज ग्रेटर देन इंसिडेंस फॉर क्रोनिक केसेस। क्रोनिक डिजीज़ में क्या है, प्रीवेलेंस ज़्यादा होती है इंसिडेंस से, ठीक है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, फिर नए बन रहे होते हैं, क्रोनिक केसेस ऑलरेडी हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसलिए ये जो है ना प्रीवेलेंस ज़्यादा होती है क्रोनिक केसेस के लिए, ठीक है। और ये फार्मूले देखें यार, ये आप याद करना चाहते हैं तो कर लें, मैं आपको एक फोकस करके दिखा देता हूँ, ठीक है, वीडियो रोक के याद कर लें। नेक्स्ट हमारा MCQ है कि डेड स्पेस इक्वल टू ह्यूमिडिटी एंड फिल्टर इंस्पायर, अच्छा ह्यूमिडिफाई है ये। डेड स्पेस जो है ना ह्यूमिडिफाई करती है और फिल्टर करती है इंस्पायर्ड एयर को, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, हमने कहाँ पढ़ा था, ये पीछे जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की एपिथेलियम है ना, वहाँ हमने ये सारा पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ये जो लंग्स का रेस्पिरेटरी चैप्टर में, ठीक है। 150 रोटेशन ऑफ द हेड टू द राइट, स्टिमुलेशन ऑफ हेयर सेल इन क्रिस्टा ऑफ द राइट हॉरिजॉन्टल सेमीसर्कुलर कैनाल एंड इन्हिबिशन ऑफ हेयर सेल्स इन द लेफ्ट सेमीसर्कुलर कैनाल, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम सर को रोटेट करते हैं राइट साइड की तरफ, अगर राइट साइड की तरफ करते हैं तो क्या होता है कि राइट साइड में जो है जो हेयर सेल्स हैं हमारे कान में ना, ये देखिए जो हमारे हेयर सेल्स हैं, अगर देखिए राइट साइड की तरफ मैंने रोटेट किया, ठीक है, राइट साइड की तरफ मैंने रोटेट किया तो स्टिमुलेशन ऑफ हेयर सेल्स
इन द क्रिस्टा ऑफ राइट साइड वाली हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल जो है उसकी स्टिमुलेशन होगी, ठीक है। और इनहिबिशन क्या होगी, हेयर सेल इन द लेफ्ट हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल, लेफ्ट वाली जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ना उसकी इनहिबिशन होगी। यानी कि सिंपली अगर हम सर को रोटेट करते हैं ना, दो चीज़ें हैं राइट की तरफ, ठीक है, अगर राइट की तरफ रोटेट करते हैं तो राइट की तरफ स्टिमुलेशन होगी, ठीक है, और लेफ्ट की तरफ इनहिबिशन होगी, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ क्या, इनहिबिशन ऑफ हेयर सेल्स इन द क्रिस्टा, ठीक है, जो कि ये हेयर सेल इन द क्रिस्टा कहाँ होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल में, ठीक है। तो याद रखें ऑपोजिट सेम साइड जो है ना स्टिमुलेट होती है, अपोजिट साइड इनहिबिट होती है, ठीक है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। फिर पेनसिस्टिलिक मरमर मिट्रल रिगर्ज, ठीक है, यहाँ पे आप एक बार सारे जो मरमर्स हैं ना ये आपने याद करने हैं, ठीक है, जो मरमर्स है ना ये आपने एक बार याद करने हैं, सही है। ये यहाँ से देखें पेनसिस्टिलिक मरमर, ठीक है, मिट्रल रिगर्ज, उसके बाद सॉफ्ट केराटिन, एब्सेंट न्यूक्लियस स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, ये स्किन से इसका ताल्लुक है। इन CRF फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस आर 0.5 ml 0.5 लीटर्स पर डे। लेंथ ऑफ द ट्रेकिया इन नियोनेट्स इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर होती है। रेक्टल टेम्परेचर एट विच परमानेंट सेल डेथ अकर्स इज 106 डिग्रीज। उसके बाद देखें एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर इजेक्शन, वेंट्रिकुलर सारा निकल गया जो खून, ठीक है, आर्टिक वॉल रिमेन्स ओपन, ठीक है। उसके बाद देखें ना डेफिनेटली वेंट्रिकुलर इजेक्शन होगी तो एओर्टा के थ्रू ही तो जाएगा ना ब्लड, ठीक है। उसके बाद इसलिए आर्टिक वॉल ओपन रहता है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स मैकेनिज्म मसल स्पिंडल, ठीक है, मसल स्पिंडल्स ये प्रमोट करते हैं स्ट्रेच रिफ्लेक्स को, ठीक है। फिर 167 है पॉलीडेक्टिल माइक्रो पटाफ सिंड्रोम, क्रोमोसोम 13 पटाफ सिंड्रोम, ठीक है, पॉलीडेक्टिली माइक्रोसेफली होती है इनमें पटाफ सिंड्रोम में, ठीक है। एक बार फिर तो ये हमारा हो गया क्या हुआ हमारा, ये देखें पॉलीडेक्टिली और माइक्रोसेफली, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 13, ठीक है, पटाफ सिंड्रोम। पटाफ सिंड्रोम देखें ये मैं आपको बताता हूँ क्रोमोसोम ट्राइसोमी 13 क्यों कहते हैं, ठीक है, इसको। और इसमें फाइंडिंग्स जो होती है ना, इसमें सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, रॉकर बॉटम फीट होती है, माइक्रो ऑफ्थेल्मिया, छोटा सर, छोटी आँखें, ठीक है। उसके बाद क्लेफ्ट लिप, छोटा पैलेट, होलो प्रोजेंसेफेली, ठीक है। उसके बाद पॉलीडेक्टिली, ये हमारा MCQ है, और कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, ठीक है, और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है, पंप्स डिजीज़ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी इसमें होती हैं, सही है। पटाफ सिंड्रोम के पेशेंट्स को की डेथ हो जाती है बाय द एज ऑफ 1, ठीक है। इंसिडेंस इस एक छोड़ो इसको इंसिडेंस को, लेकिन इसमें अक्सर चीज़ें देखो PP से शुरू हो जाती हैं। एक और बात, रॉकर बॉटम फीट जो है ना ये पटाफ सिंड्रोम में भी होता है और एडवर्ड सिंड्रोम में भी है, ये देखें, ठीक है। इधर आप एडवर्ड सिंड्रोम भी देख सकते हैं, प्रिंस एडवर्ड, प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट, रॉकर बॉटम फीट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नॉन डिसजंक्शन, क्लेंच्ड फिस्ट विथ ओवरलैपिंग फिंगर्स, ये देखें, लो सेट ईयर्स, ठीक है, तो ये प्रिंस बन जाता है, ईयर्स को छोटे होके है ना। तो लेकिन ये पटाफ में सारे पीस हैं, पैलेट भी छोटा, प्रोजेंसेफेली, होलो प्रोजेंसेफेली, क्यूटिस अप्लेजिया, पॉलीडेक्टिली, पॉलीसिस्टिक किडनी, पम्प्स डिजीज़। उसके बाद क्या है कि माइक्रो ऑफ्थेल्मिया, सर छोटा, आँख छोटी, ये सारा पटाफ है, ठीक है, देख लें इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो MCQ है वो है हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग गम एंड वुंड्स एंड प्रोलॉन्ग PT फैक्टर 7 डेफिशिएंसी, ठीक है। देखें इसमें ब्लीडिंग गम्स हैं, ठीक है, और वुंड्स एंड प्रोलॉन्ग्ड PT है, तो फैक्टर 7 deficiency. Note that one question is frequently asked in exams. PT should be measured in which condition, and the answer is in jaundice, ठीक है। That's to look for the synthetic function of the liver, ठीक है। ये PT देखो जब असल में कहते हैं कि जब प्लेटलेट टाइम डिरेंज होता है ना, प्लेटलेट टाइम लिवर पैथोलॉजी की वजह से, तो ये जो है ना अच्छा, ये क्वेश्चन हम दोबारा एक बार कर लेंगे। जो शाम ने एक मुझे कहा था कि when platelet time is PT is deranged 70% ऑफ द लीवर, कुछ कहा था इस तरह, इसको हम दोबारा करेंगे, वो MCQ भी
दोबारा ला के, ठीक है। 168 को हम दोबारा करेंगे, लेकिन इतना तो हमें याद हो गया कि हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग गम है, ठीक है, और वुंड्स हैं और प्रोलॉन्ग पीटी है, तो फैक्टर 7 की डिफिशियंसी है, ठीक है। ये हमें याद हो गया, ठीक है। नोट दैट द क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पीटी शुड बी मेजर्ड इन विच कंडीशन, आंसर इज जॉन्डिस, ठीक है। पीटी शुड बी मेजर्ड इन विच कंडीशन, आंसर इज जॉन्डिस, ये भी हो गया। प्रोलॉन्ग्ड पीटी, ठीक है, प्रोलॉन्ग बीटी, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, प्रोलॉन्ग एपीटीटी इक्वल टू वॉन विली ब्रांड डिजीज, द ओनली टू prominent important conditions associated with prolongation of both PT and APTT are फाइब्रोजिनीमिया और वॉन विली ब्रांड डिजीज, दोनों में BT और APTT दोनों कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये 169 का क्वेश्चन है। प्रोलॉन्ग बीटी एंड एपीटीटी दोनों नीचे, बीटी कम, बीटी प्रोलॉन्ग, एपीटीटी प्रोलॉन्ग, यानी दोनों ज़्यादा, कम नहीं, बीटी भी ज़्यादा एपीटीटी भी ज़्यादा, तो वॉन विली ब्रांड डिजीज द ओनली टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ओनली टू, जिसमें बीटी भी ज़्यादा और प्रोलॉन्ग एपीटीटी भी प्रोलॉन्ग होता है, वो है फाइब्रोजिनीमिया एंड वॉन विली ब्रांड डिजीज़, ठीक है। ये दो हमारी डिजीज़ हैं। उसके बाद देखें, बोर्ड्स लाइक टू आस्क मोर अबाउट वॉन विली ब्रांड डिजीज, दैट देयर इज अनदर क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट एंटीकोगुलेंट्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन वॉन विली ब्रांड डिजीज, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स आर कंट्राइंडिकेटेड इन वॉन विली ब्रांड डिजीज, सही है ना। उसके बाद देखें, माइल्ड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अगर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन माइल्ड हो तो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये बार बार इसमें आता है वैसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपने देख लेना है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्रूड टच प्रेशर, वाइल लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, लेटरल तो हमें पता है पेन एंड टेम्परेचर, वेंट्रल देखें अभी पता चल गया कि वेंट्रल जो है ना क्रूड टच और प्रेशर, ठीक है, क्रूड टच और प्रेशर, ठीक है। CPV, ठीक है, सेंट्रल CVP यार, CVP, ठीक है। वेंट्रल जो है ना, वेंट्रल क्रूड टच और प्रेशर, वेंट्रल क्रूड टच और प्रेशर, ठीक है। वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्रूड टच एंड प्रेशर, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है। चलो ये भी हो गया। उसके बाद आगे चलें, रिगार्डिंग लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। इंफीरियर इक्वल एक्सेप्ट इंफीरियर फ्रेनिक, बोर्ड की देखें, इंफीरियर फ्रेनिक जो मैंने ब्रेस्ट में पढ़ा था उसमें इंफीरियर फ्रेनिक मैंने लिखा हुआ था, लेकिन वो ठीक है ना, उसको हमने दोबारा करेक्ट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बार बार देख रहा हूँ कि इंफीरियर फ्रेनिक ब्रेस्ट को ड्रेन नहीं करते, ठीक है। सब डायफ्रामेटिक कर सकते हैं लेकिन इंफीरियर फ्रेनिक नहीं करते। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ वो लाके। ये देखें, ये ब्रेस्ट है, ये ब्रेस्ट की ये जो इंफीरियर फ्रेनिक है ना, ये सब पेरिटोनियल हैं, ठीक है। ये या तो ये सब पेरिटोनियल हैं या तो ये सब डायफ्रामेटिक हैं, ये सब फ्रेनिक नहीं है। देखें उस वक्त भी मैंने इधर क्वेश्चंस मारे हैं, ये सब फ्रेनिक नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसलिए इसको हम अभी काट लेंगे, इधर सब फ्रेनिक नहीं है, ठीक है। सब पेरिटोनियल हो सकते हैं और सब डायफ्रामेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब फ्रेनिक नहीं है, ठीक है। बाकी तो हमने ये जो है ना सारी पढ़ी हुई है पहले से, ये जो ब्रेस्ट की जो डिटेल है सारी, ठीक है। तो इधर भी ये क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट एक्सेप्ट, ठीक है, ये इंफीरियर फ्रेनिक, ठीक है। उसका 174 राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर इज 10 to 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो 10 से 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, MM-max, ठीक है, MM-max, मिडल मेनिंजियल इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर एंड मिडल सेरेब्रल ब्रांच ऑफ सेरेब्रल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड, ठीक है। एंटीरियर एंड मिडल सेरेब्रल और ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड, ठीक है। T3 इज बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन, T3 जो है ना बायोलॉजिकली एक्टिव हार्मोन होता है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट साइन इन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी इज एवी निपिंग, एवी निपिंग क्या होती है, एवी निपिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइन इन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी इज एवी निपिंग। स्पेसिफिक डायनेमिक रिस्पॉन्स डाइजेशन, स्पेसिफिक डायनेमिक रिस्पॉन्स डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद पेनिसिलिन गिवन टू प्रिवेंट रूमेटिक फीवर एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। पेनिसिलिन जो प्रोफाइलेक्टिक उसको देते हैं रूमेटिक फीवर को प्रिवेंट करने के लिए और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए। पेशेंट एलर्जिक हो तो क्या करेंगे, वैंकोमाइसिन देंगे या क्लिंडामाइसिन देंगे, क्या देंगे पेशेंट एलर्जिक हो तो, ठीक है।
ये देखिए, अगर पेशेंट एलर्जिक हो तो हम क्लिंडामाइसिन, एलर्जिक के आखिर में सी है ना, तो क्लिंडामाइसिन देंगे, ठीक है। अब आगे चलें, आगे देखें स्पेसिफिक डायनेमिक रिस्पॉन्सेज डाइजेशन, ठीक है। अच्छा, मैसिव स्प्लीनोमेगली, फ्लूइड थ्रिल, माइलोफाइब्रोसिस, ठीक है। मासिव स्प्लीनोमेगली यानी कि फ्लूइड थ्रिल, माइलोफाइब्रोसिस। नोट दैट मासिव स्प्लीनोमेगली मींस स्प्लीन वेट ग्रेटर देन 1000 ग्राम्स, 1 किलो से ज़्यादा, ठीक है, स्प्लीन, ठीक है। द मेन कॉजेज ऑफ मासिव स्प्लीनोमेगली आर CMH, नंबर 1 chronic myeloid leukemia, myelofibrosis, और these days it's called myeloproliferative neoplasm, and malaria, एंड हमारा हेरी सेल ल्यूकीमिया, ठीक है। इन सब में क्या होता है, इन सब में मैसिव स्प्लीनोमेगली होती है, ठीक है ना। ये देखिए, CML, M से मलेरिया और M से माइलोफाइब्रोसिस और H से हेरी सेल ल्यूकीमिया, इन सब में क्या कहते हैं, मैसिव स्प्लीनोमेगली होती है, ठीक है। और फ्लूइड थ्रिल भी, ठीक है। देखिए, माइलोफाइब्रोसिस में फिर फ्लूइड थ्रिल भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, वाइल द इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ मॉडरेट स्प्लीनोमेगली आर, स्प्लीनोमेगली मॉडरेट जो है ना 500 से 1000 ग्राम्स, ठीक है, इनको कहते हैं मॉडरेट, ठीक है। 500 से 100 ग्राम, 500 से, ठीक है ना। एंड्स, ठीक है। अमाइलोडोसिस में मॉडरेट स्प्लीनोमेगली, निमैनपिक में मॉडरेट स्प्लीनोमेगली, थैलेसीमिया मेजर में मॉडरेट स्प्लीनोमेगली, सिफिरोसाइटोसिस हेरिडिटरी में मॉडरेट स्प्लीनोमेगली, एंड फॉर माइल्ड स्प्लीनोमेगली लेस देन 500 ग्राम्स रिमेंबर द वन एंड ओनली इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। माइल्ड स्प्लीनोमेगली में एक याद रखना है बस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस आपने याद रखना है, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद चलो 182 स्फेरिक वेन इन द रूफ ऑफ क्यूबिटल फोसा, व्हाट इज दिस स्फेरिक, इसको छोड़ो। ब्रेन स्टेम स्ट्रोक अपर लिम्ब में हमने पढ़ा है, ठीक है। ब्रेन स्टेम स्ट्रोक, वर्टिब्रल आर्टरी डायसेक्शन हैविंग डिस्फेजिया, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ठीक है। ब्रेन स्टेम स्ट्रोक, वर्टिब्रल आर्टरी डायसेक्शन हैविंग डिस्फेजिया, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, 1 मिनट, न्यूक्लियस एम्बिगुअस पढ़ते हैं अभी। Ischemia of superior mesenteric artery, involvement of duodenal junction to 2/3 of the transverse colon. तो ये देखें, ब्रेन स्टेम का जो उसको स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, और क्या होता है, वर्टिब्रल आर्टरी की डायसेक्शन हुई है, ठीक है, और डिस्फेजिया है पेशेंट को। तो डैमेज कौन सा हुआ, न्यूक्लियस एम्बिगुअस। न्यूक्लियस एम्बिगुअस ये देखें, न्यूक्लियस एम्बिगुअस की जो करता है ना, इसमें 9, 10, 11 नर्व की जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये जाती हैं वहाँ, 9, 10, 11 नर्व, ठीक है। मोटर इनर्वेशन देती हैं फेरिंग्स को, लेरिंग्स को, एंड अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस को, यानी कि स्वेलिंग और पैलेट एलिवेशन, स्वेलिंग और पैलेट एलिवेशन ये एम्बिगुअस की वजह से होता है, ठीक है ना। मोटर इनर्वेशन टू फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस, तो जब ये डैमेज है तो डिस्फेजिया तो होगा ही होगा, ठीक है, इसलिए। और सर आर्टरी कौन सी, वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, ब्रेन स्टेम में, सही है। उसके बाद आगे चलें, ये देखें, ये वेगल न्यूक्लियाई हैं, असल में वेगल न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस हो गया, न्यूक्लियस एम्बिगुअस हो गया, डोर्सल मोटर न्यूक्लियस, ये 3 न्यूक्लियस हैं, डोर्सल मोटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एम्बिगुअस एंड न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ठीक है। आप इधर वीडियो को पास करके दूसरे न्यूक्लियस भी देख सकते हैं, ये पेज नंबर 494 है, ठीक है, ये देखें। और उसके बाद देखें, ischemia of superior mesenteric artery involves, देखें सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी क्या करती है, ड्यूडेनम को ड्यूडेनोजेजुनल फ्रैक्चर जंक्शन से लेके 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन तक ये सप्लाई करती है, ठीक है। ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन से लेके 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन को सप्लाई करती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, ड्यूडेनोजेजुनल जंक्शन से 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन। चले आगे। उसके बाद देखें यहाँ पे टेक्टाइल सेंसेशन कैरिड बाय डोर्सल वाइट कॉलम टू मीडियल लेमेनिस्कस, ठीक है। टेक्टाइल जो सेंसेशंस हैं दे आर कैरिड बाय डोर्सल वाइट कॉलम टू द मीडियल लेमेनिस्कस, सही है ना। तो टेक्टाइल सेंसेशंस कैरिड बाय डोर्सल कॉलम टू मीडियल लेमेनिस्कस, टेक्टाइल मतलब
टेक्टाइल का मतलब होता है कि कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास जो है डॉर्सल कॉलम जो असेंडिंग ट्रैक्स हैं, दो किस्म के असेंडिंग ट्रैक्स, डॉर्सल कॉलम और स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक, ठीक है। ये तो डिसेंडिंग है। उसके बाद देखें ये क्या करता है कि इसमें जो प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच है, प्रोप्रियोसेप्शन है, ठीक है। तो ये जो है ना ये डॉर्सल कॉलम के थ्रू कहाँ जाती है, ये मीडियल न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड क्यूनेटिस साइनेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ये जाते हैं मीडियल लेमिनिस्कस तक। ये एमसीक्यू है हमारा बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, आगे याद करना। उसके बाद देखें सुपीरियर सेजिटल साइनस प्रेशर इन स्टैंडिंग इज -10, ठीक है। सुपीरियर सेजिटल साइनस में जो प्रेशर होता है ना स्टैंडिंग पोजीशन में, वो -10 होता है, ठीक है। शेलो ब्रीथिंग डिक्रीज अमाउंट ऑफ एयर रीच टू एल्वोलाई। शेलो ब्रीथिंग में ठीक है ना, तो शेलो ब्रीथिंग मतलब यानी कि जो डीप ब्रीथिंग का ऑपोजिट शेलो होता है, ठीक है। शेलो ब्रीथिंग में क्या बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी सांस लेके शेलो करेंगे तो डिक्रीज अमाउंट ऑफ एयर रीचेस टू द एल्वोलाई, ठीक है। जितनी डीप होगी उतना अच्छा एयर जाता है एल्वोलाई तक, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इंक्रीज लिवर एंजाइम्स, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग इज इंक्रीज लिवर एंजाइम्स, ठीक है ना। ये भी हो गया। और डिस्कनेक्ट करते हैं पहले कंप्यूटर को। उसके बाद चले इंसुलिन हेल्प्स, जब देखें लिवर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। अगर तो मेटाबॉलिज्म ऑफ लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाएंगे ना, तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग भी बढ़ जाएगी, ठीक है, याद रखें। और बाद इंसुलिन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज थ्रू एडिपोज एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एडिपोज टिश्यू में GLUT4 वगैरह होते हैं ना, तो ये इंसुलिन इस तरह हेल्प करता है, सही है ना। उसके बाद चलें पेपिटी ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस डिक्रीज वाइल एक्विटी एंड विजुअल फील्ड डिफेक्ट इक्वल टू, ये क्या है यार, पेशेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस with decreased visual acuity and visual field defect, optic nerve compression, ठीक है। अगर पेशेंट है थायरोटॉक्सिकोसिस का, उसकी विजुअल एक्यूटी भी कम हो रही है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट भी हो रहा है उसको, तो क्या होगा, उसको ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन हुई होगी, ठीक है। उसके बाद देखें सीवियर लिवर डिजीज व्हाट वुड बी गिवन टू कम्बैट ब्लीडिंग डिसऑर्डर, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे उनको, ठीक है। उसके बाद देखें पर्सन विद मैलिग्नेंट मेलानोमा रिस्क फैक्टर इज प्रोलॉन्ग्ड सनलाइट, a person with malignant melanoma risk factor prolonged sunlight reference Robin. Remember there is the most favorite topic of boards and many stems have been about malignant melanoma को आपने क्या करना है, इसको करना है कवर, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे कि मैलिग्नेंट मेलानोमा पढ़ रहे थे, इसके रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। प्रोलॉन्ग सनलाइट है, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड सनलाइट इसका मैलिग्नेंट मेलानोमा का रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा क्या रिस्क फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। इधर इसके अलावा क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, ये हम पैथोमा पे पढ़ते हैं स्किन के चैप्टर में। तो मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म इज द न्यूप्लाज्म ऑफ द मेलानोसाइट्स, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम स्किन कैंसर, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स आर बेस्ड ऑन UVB इंड्यूस्ड DNA डैमेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट इंड्यूस्ड DNA डैमेज, इंक्रीज्ड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सनलाइट, ये भी है, एल्बिनिज्म भी है, ठीक है, जीरोडर्मा पिगमेंटोजम भी है, और एडिशनल रिस्क फैक्टर्स याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लास्टिक नेवस सिंड्रोम, ठीक है, इसमें याद रखें डिस्प्लास्टिक नेवस सिंड्रोम हो गया, जीरोडर्मा पिगमेंटोजम हो गया, एल्बिनिज्म हो गया, और सनलाइट हो गया, अल्ट्रावायलेट लाइट भी इंड्यूस्ड DNA डैमेज हो गया, ठीक है। ये हैं हमारे मेलानोमा के रिस्क फैक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये देखें मेलानोमा, ये इरेगुलर मार्जिन इसके, ये देखें तो इसके मोल लाइक ग्रोथ होती है, ठीक है ना, और ये मोल लाइक तिल जैसा होता है, प्रेजेंस इज मोल लाइक ग्रोथ विद ABCD, ठीक है, मोल लाइक ग्रोथ होती है, और ABCD इसकी निशानी होती है। कौन सी निशानी होती है ABCD, ये देखें एसिमेट्री, देखें इस जगह इसमें एसिमेट्री है ना, इसमें ये देखें एसिमेट्री है। उसके बाद बॉर्डर सारे इरेगुलर बॉर्डर्स हैं इसमें, ये देखें बॉर्डर सारे इरेगुलर, सी से कोलोन, सॉरी कलर इज़ नॉट यूनिफॉर्म, देखें कलर देखें कहीं बीच में देखें डार्क है, ये इसका यूनिफॉर्म है, ये देखें कंजेनिटल नेवस इसका यूनिफॉर्म है, इसका देखिए यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं वाइट है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए डायमीटर इसका ग्रेटर देन 6 मिलीमीटर, ठीक है, इसका डायमीटर जो होगा अगर आप चेक करेंगे तो ग्रेटर देन 6 मिलीमीटर होगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट MCQ पढ़ते हैं, ये आपने देखना है, ठीक है, तो ये हो गया है। और
मिलानोमा जो है ना, देखें ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, रिमेंबर दैट इट इज़ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ द बोर्ड्स, ठीक है। अच्छा, डायफ्राम इज पोस्टीरियर टू द लेफ्ट किडनी ऊपर होती है तो डायफ्राम की तरफ होती है तो लेफ्ट किडनी, ठीक है। डॉक्टर रैंडमली सेलेक्ट, डॉक्टर ने क्या किया है, 200 के पेशेंट सेलेक्ट किए हैं हेमोराइड के, ठीक है, बवासीर के, 100 को सर्जरी की, 100 को सर्जरी नहीं की है। अच्छा, 1 साल बाद क्या हुआ कि उसने, डॉक्टर ने देखा कि जो जिनकी सर्जरी हुई थी ना उन्होंने सही रिस्पांस किया है, ठीक है ना, और विद हैविंग पी इज लेस देन 0.01, ठीक है। इस तरह की स्टडी को क्या बोलते हैं जिसमें इस तरह हो, तो रेंडमाइज कंट्रोल, RCT बोलते हैं इनको, ठीक है। मैक्सिमम रीनल जो है ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट लैक्टेट शो करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए MI हो गया पेशेंट को, ठीक है, आफ्टर 48 आवर्स एक पेशेंट को MI हो गया, 48 घंटे बाद वो कोलैप्स हो गया, नो पल्स है, ऑन ECG इरेगुलर वेव्स आर सीन, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी री एंट्री करंट, ठीक है, 48 घंटे बाद MI के री एंट्री करंट होती है, ठीक है, नो पल्स ECG, ये देखो। उसके बाद देखो 197, the activity of the central chemoreceptors is stimulated by an increase in partial pressure of oxygen of blood flowing through the brain, ठीक है ना। देखें सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, C फॉर सेंट्रल, C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये देखें लिटिल एक्सप्लेनेशन, द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आर लोकेटेड एट और नियर द वेंट्रल सरफेस ऑफ द मेडुला। ये सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स मेडुला में होते हैं। ये दे आर स्टिमुलेटेड टू इंक्रीज वेंटिलेशन बाय अ डिक्रीज इन द pH ऑफ देयर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF, ठीक है। देखिए दे आर स्टिमुलेटेड टू डिक्रीज इन द pH, उनके आसपास जो ECF होता है ना उसकी pH अगर कम या ज़्यादा हो, स्पेशली कम हो, एसिडिक हो, तो फिर ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। pH ऑफ दिस ECF इज अफेक्टेड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द मेडुलरी कीमोरिसेप्टर एरिया एज वेल एज बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन ऑफ द सराउंडिंग ब्रेन टिश्यू, ठीक है। तो ये इसकी है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। द सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स आर नॉट स्टिमुलेटेड बाय डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जितना भी कम हो ये स्टिमुलेट नहीं होते, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को वो करते हैं, ठीक है, और ब्लड ऑक्सीजन कंटेंट, बट रादर कैन बी डिप्रेस्ड बाय लॉन्ग टर्म और सीवियर डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। डिप्रेस हो सकते हैं लॉन्ग टर्म और सीवियर डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई हो तो डिप्रेस हो सकते हैं, लेकिन स्टिमुलेट नहीं होते। 198 कार्बन लेडन मैक्रोफेजेस आर एंथ्राकोसिस, ठीक है। एंथ्राकोसिस इज वन ऑफ द हाईली रिपीटेड MCQs इन द बोर्ड, ठीक है। कार्बन लेडन मैक्रोफेजेस को एंथ्राकोसिस कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखें वारफरिन टॉक्सिसिटी इमीडिएटली ट्रीटेड बाय फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड विटामिन के इज ग्रेटर देन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। प्लेटलेट्स हैं ये, प्लेटलेट्स विटामिन के टॉक्सिसिटी इमीडिएटली ट्रीट बाय प्लेटलेट्स एंड विटामिन के वारफरिन टॉक्सिसिटी इज इमीडिएटली ट्रीटेड बाय फ्रेश फ्रोजन प्लेटलेट्स एंड FFP एंड विटामिन के इज ग्रेटर देन FFP, ठीक है। विटामिन के ज़्यादा इसमें अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इज हार्ट डिजीज, ठीक है। उसके बाद 201 अपेंडिसाइटिस पेन रेडिएट टू सिंपैथेटिक T10, ठीक है। उसके बाद T10 एट द बेली बटन है ना, ये T10 अपेंडिक्स पहले बेली बटन में शुरू होता है। मसल्स कट इन मेडियोलेटरल एपिजियोटोमी बल्बोस्पोंजियोसिस एंड सुपीरियर ट्रांसवर्स, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा रोकें। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो MCQ किया उसमें हमने पढ़ा कि एंथ्राकोसिस किसको कहते हैं, और एंथ्राकोसिस कहते हैं देखिए एंथ्राकोसिस जो है ना कार्बन लेडन मैक्रोफेजिस को बोलते हैं, ठीक है। एंथ्राकोसिस इज एन एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन फाउंड इन मेनी अर्बन ड्वेलर्स, ठीक है ना, एक्सपोज बाय सूटी एयर, ठीक है। सूटी एयर हो ना उनको उसमें एंथ्राकोसिस हो जाती है, ठीक है। तो कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस CWP, ठीक है। ये जो है ना प्रोलॉन्ग कोल्ड डस्ट एक्सपोजर उसमें मैक्रोफेज लेडन विद का ये फिर एंथ्राकोसिस हो जाती है, इनमें एंथ्राकोसिस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस हो जाती है बाद में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आल्सो नोन एज ब्लैक लंग डिजीज भी बोलते हैं इसको, कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस को, जिसमें एंथ्राकोसिस हो, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ कैप्लान सिंड्रोम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कैप्लान सिंड्रोम भी हो जाता है, ठीक है। रिस्क बढ़ जाता है कैप्लान सिंड्रोम का, ठीक है। अफेक्ट्स अपर लोब्स
एंथ्राकोसिस अपेक्स अपर लोब स्मॉल राउंडेड नोडुलर ओपेसिटी सीन ऑन इमेजिंग। इमेजिंग में स्मॉल राउंडेड नोडुलर ओपेसिटीज, ठीक है ना, ये हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास है वारफेरिन टॉक्सिसिटी इज इमीडिएटली ट्रीटेड बाय एफएफपी एंड विटामिन के, ठीक है, ग्रेटर देन एफएफपी, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉज ऑफ मेटल मोटरी हार्ट डिजीज अपेंडिसाइटिस टिटन मसल कट इन मेडियो लेटरल एपिजियोटमी बल्बोस्पोंजियोसिस एंड सुपीरियर ट्रांसवर्स पेरिनियल। इट्स बोर्ड्स फेवरेट क्वेश्चन एंड टू मेमोराइज रिमेंबर एज एमबीएस, ठीक है। मीडियल एपिजियोटमी बल्बोस्पोंजियोसिस एंड सुपीरियर ट्रांसवर्स पेरिनियल, ठीक है। बल्बोस्पोंजियोसिस, अच्छा, बल्बोस्पोंजियोसिस और क्या कटेगा इसमें, सुपीरियर ट्रांसवर्स पेरिनियल कटेगा, ठीक है, एसटीपी कटेगा। देखें इसमें अगर बोर्ड्स का फेवरेट है तो देख लेते हैं, ठीक है ना। बल्बोस्पोंजियोसिस कटेगा और एसटीपी कटेगा, ठीक है। सुपीरियर ट्रांसवर्स पेरिनियल जो है ना मसल कटेगा, ठीक है। इसमें इन मीडियोलेटरल एपिजियोटमी में, सिर्फ एपिजियोटमी में नहीं, मीडियोलेटरल एपिजियोटमी में बल्बोस्पोंजियोसिस और क्या कटेगा, सुपीरियर सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल, ठीक है। अच्छा ये हो गया। उसके बाद आगे चलें, विटामिन के डेफिशिएंसी फर्स्ट फैक्टर डिप्लीटेड इज फैक्टर सी, ठीक है ना। देखें बट इफ आस्क्ड क्लोटिंग कोआगुलेशन फैक्टर और देयर इज no factor C given in option, then prefer factor 7 as it's having shortest half life among all coagulation factors। सब के सब जो coagulation factors है ना उनमें जो हाफ लाइफ है ना वो फैक्टर 7 की सबसे कम होती है, ठीक है, फैक्टर 7 की। और अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो तो जो फर्स्ट फैक्टर डिप्लीटेड इज़ फैक्टर सी, ठीक है, जो सबसे पहले जो डिप्लीट हो जाएगा वो फैक्टर सी होगा, ठीक है। और उसके बाद if asked coagulation or clotting factor or there is no factor C given then factor C। अगर clotting factor या coagulation factor ask किया पूछा जाए तो फैक्टर C फैक्टर 7 करना, क्योंकि इसकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट इसकी हाफ लाइफ है, ठीक है। अगर तो फैक्टर C है तो फिर फैक्टर C क्लिक कर दें। इन केस ऑफ विटामिन के डेफिशिएंसी देयर आर टू थिंग्स दैट वी विल बी डिक्रीज, फैक्टर C और फैक्टर 7, ठीक है। अच्छा उसके बाद चले इन अ नटशेल विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर विद शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ इज फैक्टर सी, फैक्टर सी। द विटामिन के डिपेंडेंट कोआगुलेशन फैक्टर विद शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ इज फैक्टर 7, ठीक है ना। विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर जो है ना वो फैक्टर सी है। विटामिन के डिपेंडेंट कोआगुलेशन फैक्टर जो है ना सी फैक्टर वो फैक्टर 7 है। ये है हमारा शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ वाला दोनों, ठीक है ना, दोनों शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इसलिए अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई सबसे पहले फैक्टर सी जाएगा, अगर फैक्टर सी ऑप्शंस में नहीं है तो फैक्टर 7 क्लिक कर देना, ठीक है। अच्छा उसके बाद चले आगे 204 में प्रेग्नेंट लेडी विथ जॉन्डिस वेंट टू रिमोट विलेज टू सी हर पेरेंट्स, हेपेटाइटिस ई मोस्ट लीथल इन प्रेगनेंसी इज हेपेटाइटिस ई, यार हेपेटाइटिस ई भागो यार। उसके बाद डेनाजोल ट्रीटमेंट इस एंडोमेट्रियोसिस में देते हैं डेनाजोल, ठीक है। उसके बाद सार्कोमा डिफरेंट फ्रॉम कार्सिनोमा इन स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ठीक है, सार्कोमा डिफरेंट फ्रॉम कार्सिनोमा इन स्ट्रक्चरल डिफरेंट फ्रॉम कार्सिनोमा इन स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद इंट्रा टेस्टिकुलर टेम्परेचर लेस देन एब्डोमिनल कैविटी 2 to 3 दिस क्वेश्चन रिपीट आस्क्ड इन बोर्ड्स। इंट्रा टेस्टिकुलर जो टेम्परेचर होता है ना एब्डोमिनल कैविटी से 2 से 3 डिग्री कम होता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखें 208 में देखें नॉट सिंथेसाइज्ड बाय पोस्ट गैंग्लियनिक सिम्पैथेटिक फाइबर हिस्टामिन, ठीक है ना। हिस्टामिन कहाँ होता है, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय पोस्ट गैंग्लियनिक हिस्टामिन के बारे में एक और थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, जब रिपीट करना या फिर जब ये वीडियो सुन लेना तो, ठीक है ना। तो 208, ठीक है, 208 नॉट सिंथेसाइज्ड बाय पोस्ट गैंग्लियनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स हिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन जो पोस्ट गैंग्लियनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं ना वो हिस्टामिन नहीं बनाते, ठीक है।
उसके बाद नंबर 209, ठीक है। 209 में देखें, 209 हम देखते हैं। 209 ग्रोथ हार्मोन कन्वर्ट्स कॉन्ड्रोसाइट्स इनटू ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ठीक है। थायराइड हार्मोन आल्सो प्लेस अ रोल इन कन्वर्जन। इफ ग्रोथ हार्मोन इज नॉट गिवन इन ऑप्शन देन प्रेफर थायराइड हार्मोन, ठीक है ना। कॉन्ड्रोसाइट्स को ऑस्टियोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए ग्रोथ हार्मोन और देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये हमारा हो गया ग्रोथ हार्मोन कन्वर्ट्स कॉन्ड्रोसाइट्स इनटू ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स को ऑस्टियोजेनिक सेल्स को दो चीज़ें प्रमोट करती हैं, कन्वर्ट करती हैं, ग्रोथ हार्मोन और थायराइड हार्मोन। अगर ये आए और ये दोनों साथ आए तो इस पे क्लिक करना ग्रोथ हार्मोन पे। अगर दोनों साथ ना आए तो ग्रोथ हार्मोन अलग आए तो ग्रोथ हार्मोन पे करना था। अगर ग्रोथ हार्मोन ना आए और थायराइड हार्मोन आए तो थायराइड हार्मोन पे क्लिक करना, ठीक है। अच्छा, पल्मोनरी एडिमा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर पल्मोनरी एडिमा हो तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा। अगर पेरिफेरल एडिमा हो तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा। दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखिए, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। जबकि पेरिफेरल राइट साइडेड हार्ट फेलियर, इसमें आर है राइट साइड हार्ट फेलियर, इसमें एल है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है। चलें आगे चलें। उसके बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, परसिस्टेंट कफ प्लस स्पूटम प्रोडक्शन, ठीक है। परसिस्टेंट कफ होगी और स्पूटम प्रोडक्शन होगी, ठीक है ना, 212 में, ठीक है। उसके बाद ये देखें, क्रोनिक जो माइलॉइड लीकीमिया है, क्रोनिक माइलॉइड लीकीमिया का एसोसिएशन है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम CML, ठीक है। ठीक है ना, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इसकी एसोसिएशन है। ये देखें, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो ये हमारा MCQ है, क्रोनिक माइलॉइड लीकेमिया इज एसोसिएटेड विद फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ये देखें यहाँ पे हमने ये निमोनिक बनाया हुआ था काफ़ी साल पहले। तो ये देखें, इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया, ठीक है। सनी क्या, सुबह का टाइम 9:22 AM पे सनी ही होता है ना, सनी, ठीक है। सनी को अगर आप C से लिख लें, सी से सनी, CML, ठीक है, क्रोनिक माइलॉइड लीकेमिया बन जाता है, ठीक है ना। तो ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एसोसिएशन इसकी CML, ठीक है। इसमें BCR-ABL बी क्रेब एल फ्यूजन होती है, ठीक है। इसमें बी क्रेब एल, अगर बी को अलग कर दें बीच में, एल को अलग कर दें, बी क्रेब एल फ्यूजन इसमें होती है, ठीक है। तो ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, ठीक है। 922 इसकी ट्रांसलोकेशन है। अच्छा, इसके बाद बर्कित लिम्फोमा की क्या है, सीमिक बर्कित देखें, बर्कित भी आसान है। ये देखें, बर्कित जो है ना, 8 और 14, 8 + 14 है, ठीक है। T8 14, ठीक है। बरकत बाइसेप्स 22 ना, 22, 8 और 14 कितना होता है, 22 होता है ना। बरकत से सी माई बाइसेप्स, बरकत जो है ना हमारा पेल्वी का भाई, बरकत से सी माई बाइसेप्स, ठीक है। तो इसमें बरकत, बी फॉर बरकत, बी फॉर बाइसेप्स, और सी माई मतलब सीमिक एक्टिवेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, T18 814 ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक है। और उसके बाद 14-18 जो ट्रांसलोकेशन होती है ना, 14 फॉलिक्यूलर, F फॉर 14, F फॉर फॉलिक्यूलर, 18 लेटर्स, फॉलिक्यूलर लिम्फोमा 18 लेटर्स, ठीक है। तो कुल मिला के देखें तो 18 लेटर्स होती है, और T14 18 फॉलिक्यूलर, ठीक है। फॉलिक्यूलर लिम्फोमा VCL2 एक्टिवेशन होती है इसमें। ये तीनों आपके कंफर्म हो गए इस MCQ के साथ, ठीक है। ये आप देख लें दोबारा, बरकत से सी माई बाइसेप्स, और ये इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया, जो हमारा सीज़न है ना, जो सनी टाइम जो क्या होता है, 9:22 सुबह का 9:22 AM, और सनी AM, ठीक है ना, CML, ठीक है। और सनी को C से लिख लें तो ये CML बन जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, कैफे ओलेट स्पॉट्स। कैफे ओलेट स्पॉट्स मैंने अभी कहीं देखे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कैफे ओलेट, ये न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस जो हमारा क्वेश्चन है ना, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस कैफे ओलेट स्पॉट्स में, ये देखें, ये हमारा जो है ना, ये देखें, इसमें देखें न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 है, ठीक है। कैफे ओलेट स्पॉट्स होते हैं, इसमें लीश नोड्यूल्स होते हैं जो आयरिस हेमाटोमा होते हैं, ठीक है। क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमास भी हो सकते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा भी हो सकता है, इसमें ऑप्टिक ग्लायोमा भी हो सकता है न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 में, ठीक है। टाइप 2 में फिर बायलैटरल वेस्टिबुलर शोनोमास होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक 513 में एक
पेज नंबर 513 देखते हैं। ये देखें, यहाँ भी आपको यहाँ मिलेंगे न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 में कैफे ओलेट स्पॉट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसका जो है ना कैफे ओलेट स्पॉट्स देखें। उसके बाद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखें, क्यूटेनियस न्यूरोफाइब्रोमास देखें, लीश नोड्यूल्स पिगमेंटेड आयरिस हेमाटोमा देखें। और अगर आपको ये देखें, ये देखें, ये पिगमेंटेड आयरिस में हेमाटोमा बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखें ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये। ठीक है, ट्यूबरस क्लोरोसिस भी सॉरी ऑप्टिक ग्लैमस में फियोक्रोमोसाइटोमास हो गए, सिशर्स न्यूरोलॉजिक साइंस होता है, साइक्लोप्स इसका है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आप सही से इसे देख के आप इसको वीडियो रोक के रिपीट भी कर सकते हैं। और ये पेज नंबर 513 है। ठीक है, उसका किसका फर्स्ट टेस्ट का। उसके बाद 64 देखते हैं और 60 देखते हैं। पेज नंबर 64 देखते हैं, जल्दी 64। ये देखें, जेनेटिक डिसऑर्डर बाय क्रोमोसोम में न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 कहाँ आ रहा है, ये ना क्रोमोसोम नंबर 17 पे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 17 पे इसका डिफेक्ट है। ठीक है, सही है ना। और उसके बाद देखें, ये देखें, ये पेज नंबर 60 बायोकेमिस्ट्री में ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ में है न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। ठीक है ना, सही है ना, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट एड की। तो ये आपको इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, अभी बाकी याद करना आपका काम है। आगे चलें। उसके बाद squamous cell carcinoma, prickle cells and keratin pearls. Whenever you see squamous cell carcinoma in stem and keratin pearls in the options, close your eyes and click it. Squamous cell carcinoma, ठीक है, keratin pearls and prickle cells. Squamous cell carcinoma, keratin pearls and ये keratin pearls and prickle cells। ठीक है, ये हमारा जो भाई है ये कह रहे हैं कि जब कभी भी आप squamous cell carcinoma देखेंगे तो स्टेम में अगर आपको केराटिन पल्स नज़र आए तो चुपके से आंखें बंद करके केराटिन पल्स पे क्लिक कर देना। ठीक है, अगर ये केराटिन पल्स ना हो तो प्रिकल सेल्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है नेमाटोड्स जो है ना, इसमें यूसिनोफिलिया हो जाती है। एज अ रूल पैरासिटिक इन्फेक्शन विल इंक्रीज यूसिनोफिलिक कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ठीक है, हॉजकिन डिजीज़ में रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं। ठीक है, हॉजकिन डिजीज़ में रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं। और उसके बाद इविंग सार्कोमा स्मॉल ब्लू सेल्स होते हैं। इविंग सार्कोमा में स्मॉल ब्लू सेल्स, हॉजकिन्स डिजीज़ में रीड स्टर्नबर्ग आरएस सेल्स। ठीक है ना, बटरफ्लाई रेस सिस्टेमिक एल्सेली में होती है। बेंस जॉन्स प्रोटीन्स आर सीन इन विच डिजीज़, मल्टीपल माइलोमा में बेंस जॉन्स प्रोटीन्स नजर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन न्यूट्रोफिल्स, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मैक्रोफेजेस। ठीक है, एपिथेलियोइड सेल्स एंड जायंट सेल्स भी नजर आ सकते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, खास क्रोनिक जैसे टीबी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में एपिथेलियोइड एंड जायंट सेल्स भी नजर आ सकते हैं। लेकिन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में नॉर्मली मैक्रोफेजेस नजर आते हैं। ठीक है, अगर टीबी का सिनेरियो है तो उसमें ये भी नजर आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिरोजिनस बॉडीज़ आर फीचर ऑफ एस्बेस्टोसिस। ठीक है, एस्बेस्टोसिस का जो है ना फिरोजिनस बॉडीज़ होती हैं एस्बेस्टोस में। पिंक पफर जो है ना एम्फाइजीमा को कहते हैं। ब्लू ब्लोटर फिर किसको कहते हैं, ब्लू ब्लोटर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पिंक पफर्स एम्फाइजीमा। ठीक है, रसल एंड मूड्स बॉडी मल्टीपल माइलोमा, रसल्स एंड मूड्स बॉडी मल्टीपल माइलोमा। लेकिन जो है ना मल्टीपल माइलोमा में बेंस जॉन्स प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद रसल बॉडीज आर eosinophilic, large immunoglobulin containing inclusion bodies found in plasma cell with excessive immunoglobulin synthesis, and cell becomes the so-called Moots body। ठीक है, रसल एंड मूड्स बॉडी मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद चले